Welcome to our YouTube channel Story Mafia. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 246। अनाया वर्चस्व को रोकते ही रह गई। उसे इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत है। न्यू पैलेस के बड़े से क्लोजेट रूम में ऑलरेडी कपड़े भरे थे। वर्चस्व बोला, मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ के पास दुनिया की हर बेस्ट चीज होना चाहिए। अनाया ने दिल ही दिल में आह भरी। इस आदमी के पास इतना पैसा था, वह उसे पैसा खर्च करने से नहीं रोक सकती थी। अनाया जब वापस आई तो उसने शॉपिंग बैग्स के ढेर को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन चीजों को वापस कैसे ले जाएगी। वर्चस्व लापरवाही से बोला, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, अजय सब संभाल लेगा। अनाया को वर्चस्व जैसा रूड और खड़ूस बॉस मिलने के लिए अजय पर बहुत तरस आ रहा था। वर्चस्व अनाया के साथ जिस क्या अपार्टमेंट में रुका था, लाइफ में पहली बार था जब उसने इतने छोटे बेडरूम और बेड का यूज किया था। हालांकि इसका एक्सपीरियंस बुरा नहीं था, क्योंकि जगह बहुत कम थी और अनाया हर काम करने के लिए उसके आगे पीछे ही घूम रही थी। वर्चस्व को ऐसा लग रहा था जैसे सारा संसार उसकी बाहों में सिमट आया हो। अनाया शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई। करीब आधे घंटे तक वॉशरूम से पानी की आवाजें आती रहीं। जब वॉशरूम का डोर ओपन हुआ तो अनाया बाहर निकल आई और अपने बाल पोंछ रही थी। वर्चस्व ने हेयर ड्रायर उठा लिया और अनाया के बाल सुखाने लगा। अनाया ने उसे रोकने चाहा, लेकिन वर्चस्व सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। उसने हेयर ड्रायर बंद कर दिया और अनाया के बालों को अपने हाथों से छू कर देखा, ये शो करने के लिए कि वह सूख गए हैं या नहीं। अनाया बहुत गौर से वर्चस्व को देख रही थी। जब वर्चस्व की नज़रें उससे मिली तो अनाया बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ सेकंड तक वर्चस्व अनाया की तरफ देखा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन अनाया फील कर सकती थी कि वह अच्छे मूड में था। वर्चस्व कभी भी अपने एक्सप्रेशन अपने फेस पर नहीं दिखता था, लेकिन अगर अनाया खुश थी तो वह भी बहुत खुश था। वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में भर लिया और चूमते हुए कसकर गले लगाया और बोला, सो जाओ स्वीटहार्ट। उसने और कुछ भी नहीं किया। अनाया को थोड़ी हैरानी हुई। उसने अपनी आंखें खोली और वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई थर्ड आई है। अनाया कंटिन्यू उसकी तरफ देख रही थी। वर्चस्व ने अपना हाथ उठाकर अनाया के फोरहेड पर हल्के से मारा और बिना आंखें खोले ही कहा, इस तरह क्या देख रही हो, तुम कुछ और करना चाहती हो क्या? अगर तुम चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। एक पल के लिए अनाया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो, और अगले ही पल उसका फेस शर्म से लाल हो गया। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, नहीं, मैं बस सो ही रही हूँ। हालांकि अनाया ने सोचा था कि अगर वर्चस्व कुछ करना चाहेगा तो वह एक दो बार उसके साथ कोऑपरेट कर सकती है। कुछ देर बाद अनाया ने फिर से अपनी आंखें खोली और बोली, युवी, कल मेरा लास्ट शो है, क्या आप मेरे शो में आएंगे? वर्चस्व की आंखें अभी भी बंद थी। उसने कहा, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। ओह, कहते हुए अनाया थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी, लेकिन वह समझ सकती थी कि वर्चस्व के पास करने के लिए बहुत सारा काम रहता है और वह बहुत बिजी रहता है। वर्चस्व में जब दोबारा आंखें खोली तब तक अनाया की नींद लग चुकी थी। उसने अनाया की तरफ देखा तो उसके होठों पर स्माइल आ गई। वह बहुत क्यूट लग रही थी। सडनली वर्चस्व के फोन की स्क्रीन लाइट ऑन हो गई। उसमें अजय का भेजा गया ईमेल था, जिसमें वही फोटो थी जो उन्होंने स्ट्रीट में ली थी। वर्चस्व उस पिक्चर को बहुत देर तक देखता रहा। जब उसने नींद में अपनी बाहों में सोई हुई अनाया को देखा, वह पिक्चर में बहुत प्यारी लग रही थी।
वर्चस्व उसके होठों की स्माइल को हमेशा इसी तरह बनाए रखना चाहता था अपनी आखिरी सांस तक। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अनाया सोकर उठी तो वर्चस्व पहले ही जा चुका था। अनाया को थोड़ा थोड़ा याद आया कि वर्चस्व ने नींद में उसके फोरहेड को चूमा था और धीरे से फुसफुसा कर कहा था, बाय बाय स्वीट हार्ट, और फिर उसे थपक कर वापस सुला दिया था। अनाया को बहुत हैरानी हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वर्चस्व का बिहेव बहुत पोलाइट होता जा रहा है। हालांकि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। आज पेरिस फैशन भी खत्म होने वाला था। अनाया का लास्ट शो था। ये शो एक टॉप इंटरनेशनल ब्रांड हाई एंड शो था। लास्ट मॉडल के रूप में अनाया की प्रेजेंस ने सारी टॉप मॉडल को जेलस कर दिया था। स्पेशली ईशानी मलिक नाम की एक मॉडल जो पिछले 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा सक्सेस हासिल करने वाली मॉडल थी। इंडस्ट्री में कई लोग उसके लिए बहुत अच्छा सोचते थे। अगर सडनली अनाया सामने नहीं आती तो ईशानी शो को ख़त्म करने वाली मॉडल होती। फाइनल में ईशानी अनाया से हार गई थी, इसलिए अब अनाया शो को कंप्लीट करने वाली थी। बैकस्टेज अनाया साफ साफ फील कर सकती थी कि ईशानी के दिल में उसके लिए नफरत है, लेकिन अनाया ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अनाया जानती थी कि अगर सक्सेस हासिल करना है और टॉप तक पहुंचना है तो आसपास की नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। जब अनाया कैटवॉक के लिए जा रही थी तो उसे फील हुआ कि उसकी फुटवियर की हील्स लूज हो रही हैं। ईशानी ने अनाया की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा दी। उसके होठों पर सार्कास्टिक सी स्माइल थी। वह अनाया से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनाया। अनाया को उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी अनाया को समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रही है। फाइनल में अनाया ने पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस वर्क वाला गाउन पहना हुआ था। लोग उसे देखकर उसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह ड्रेस बहुत स्पेशल थी। अनाया की ग्रेसफुल मूवमेंट की वजह से ड्रेस लहरा रही थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनाया थी स्टेज पर लास्ट तक चली गई और भीड़ में उसने किसी जाने पहचाने शख्स को देखा, जिसे देखकर अनाया की हैरानी से आंखें फैल गईं। वह चाहते हुए भी खुद के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। वर्चस्व साइड में पीछे की तरफ बैठकर अनाया को कैटवॉक करते हुए देख रहा था। वैसे सही कहें तो वह अनाया को घूर रहा था और उसकी नज़रें अनाया से हट नहीं रही थीं। अनाया फील कर सकती थी कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अनाया सच में अपनी आंखें घुमा लेना चाहती थी। ये वही शख्स था जिसने रात को उससे कहा था कि उसे काम है और वो वापस चला जाएगा। सच में यह आदमी भरोसे के लायक नहीं था। उसने जानबूझकर अनाया को छेड़ा। अनाया ने अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल किया और कैटवॉक करती रही। जैसे ही म्यूजिक चेंज हुआ अनाया ने ती स्टेज पर दूसरा राउंड लगाने के लिए टर्न किया और उसकी फुटवियर की हील चटाक की आवाज के साथ टूट गई। इससे पहले कि अनाया कुछ भी रिएक्ट कर पाती दूसरी फुटवियर की हील्स भी टूट गई। अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा ऑडियंस में बैठे सभी लोग घबरा गए और वर्चस्व के तो दिल की धड़कनें रुक गई। 10 इंच की हील का सडनली टूट जाना मॉडल को इंजर्ड भी कर सकता था। वर्चस्व ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर उदास चेहरे के साथ अनाया को देखा। अनाया भी कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड रह गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और अपने पैरों के एंकल को यूज करते हुए पंजों के बल चलकर कैटवॉक पूरा किया। वह बिल्कुल भी नहीं डरी और उसके कैटवॉक करने की ग्रेस में कोई कमी नहीं आई। उसने एलिगेंस तरीके से स्टेज पर पूरा राउंड कंप्लीट किया। कैमरों की फ्लैश लाइट अनाया के ऊपर चमचमा रही थीं। शो खत्म होने के बाद सबने अनाया की बहुत तारीफ की। जब अनाया ने अपने फुटवियर को उठाकर देखा तो उसकी हील पर कट के निशानों को साफ साफ देखा जा सकता था। अनाया ने हील्स ईशानी के सामने फेंकी और बोली, ये किसने किया? मुझे नहीं पता।
ईशानी सीधे सीधे मुकर गई, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन और आंखों की चमक ही बता रही थी कि यह सब उसी ने किया था। किसी भी बिजनेस में अपने अपोनेंट के लिए खुलेआम साजिश करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह इतनी इडियट भी नहीं थी कि इस चीज को साफ साफ आगे से एक्सेप्ट कर ले। आखिर एक बड़ा शो था और इसके ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी बेइज्जती हो सकती थी, और वह खुद भी मुश्किलों में फंस सकती थी। स्टाफ ने एक दूसरे को देखा और वह अनाया और ईशानी के बीच में नहीं पड़े। बस वह दोनों का झगड़ा होने का वेट कर रहे थे। अनाया ने फर्श पर पड़ी हुई टूटी हील्स की तरफ इशारा किया और बोली, ईशानी, मैंने पहले कभी तुमसे बात नहीं की और ना ही हमारा कोई झगड़ा है। अगर मैं ये फाइनल जीती हूँ तो मैं अपनी दम पर यह जीती हूँ, लेकिन ये सब करने से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने नव्या से उसका बॉयफ्रेंड, उसका प्यार छीन लिया। शायद तुम्हें पता नहीं था कि नव्या के अच्छे दोस्त हैं जो तुम्हें सुकून की जिंदगी जीने नहीं देंगे। ईशानी गुस्से से बोली। अनाया की आईब्रोज सिकुड़ गई, उसे समझ में नहीं आया। उसने पूछा, कौन? इतनी भोली मत बनो अनाया, मैं नव्या आहूजा की बात कर रही हूँ। ईशानी बोली। अनाया को गुस्से की वजह से हंसी आ गई। वो कुछ दिनों से यूरोप में थी और नव्या को लगभग भूल ही चुकी थी। ईशानी फिर बोली, अगर अनाया तुम नहीं होती तो आज नव्या यूरोप फैशन वीक में पार्टिसिपेट करती और अपनी डिजाइनर ड्रेस को शो करती। तुम्हारी वजह से उसे चोट लगी है। तुमने उसकी शो ही नहीं छीना, उसका प्यार छीनकर उससे शादी कर ली। शेम ऑन यू। अनाया को लगा कि उसके सामने ये जो ड्रामा हो रहा है वो पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी नताशा ने उसको परेशान करने के लिए ऐसे तरीके का यूज किया था। अनाया को लगा कि वो पहले सच में बहुत बेवकूफ़ थी, लेकिन अब उसने अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लिया था और उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, इन बेवकूफ़ों के साथ बकवास करना बंद कर देना चाहिए। अनाया ने वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन ईशानी ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोली, अनाया, मुझे क्लैरिफिकेशन दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अनाया ने पलटकर देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे क्लैरिफिकेशन चाहती हो? अनाया बहुत एरोगेंट लग रही थी, उसका एटीट्यूड ऐसा था कि सब लोग चौंक गए। अनाया बोली, अगर दुनिया के सामने खुद को बेवकूफ़ नहीं दिखाना चाहती तो अपना मुंह बंद कर सकती हो। जरूरी नहीं कि हर वक्त बोलकर ही खुद की बेवकूफ़ी को साबित किया जाए। ईशानी उसकी बात सुनकर लगभग उछल ही पड़ी और बोली, तुम किसे बेवकूफ़ कह रही हो? अनाया ईशानी की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं किसी की वाइफ हूँ और तुम नव्या के लिए मुझसे क्लैरिफिकेशन चाहती हो। तुम बेवकूफ़ नहीं तो फिर और क्या हो? मिस ईशानी मलिक, आप जिस शख्स के बारे में बात कर रही हैं वह मेरे हस्बैंड है, और मेरे होते हुए कोई भी मेरे हस्बैंड के साथ अपना नाम जोड़ता है तो वह क्या कहलाएगा ये सारी दुनिया जानती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी शोकर डायरेक्ट दौड़ता हुआ आया और उसने उन दोनों को बीच में रोकते हुए कहा, तुम लोग आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हो? डायरेक्टर ने अनाया से कहा, अनाया, दूसरे फुटवियर पहनो और स्टेज पर मानव के पीछे आओ। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया। आज जो ड्रेस अनाया ने पहनी थी, मानव बैनर्जी उसका डिज़ाइनर था। लास्ट मॉडल जो ड्रेस पहनती है वह ड्रेस शो स्टॉपर थी। मानव ने एक बार पहले भी अनाया के लिए ड्रेस डिज़ाइन करके भेजी थी, लेकिन ये पहली बार था जब अनाया ने उसे देखा था। मानव लगभग 50 साल का शख्स था और वह बहुत पोलाइट था। मानव फैशन वर्ल्ड में लीडर की तरह जाना जाता था, वह फैशन वर्ल्ड में नंबर 1 पर था। मानव ने स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मल वर्ड्स कहे और फिर बोला, आज मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि फाइनल ड्रेस को सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। सच कहूँ तो ये ड्रेस मैंने डिज़ाइन नहीं किया, बल्कि कुछ सालों में मेरी एक शिष्य है जो कि मेरी आखिरी शिष्या है, ये ड्रेस उसी ने ही डिज़ाइन किया है। उसका नाम केज है।
उसका नेचर थोड़ा शाई है, इसलिए वह स्टेज पर आना पसंद नहीं करती। अनाया का माइंड ब्लैंक हो गया, क्या ये वही थी? लोग हैरान रह गए, उन्होंने कभी नहीं सुना था कि मानव ने किसी को अपना शिष्य अनाया है। स्टेज से उतरने के बाद जल्दी से अनाया मानव के पीछे चली गई और बोली, मिस्टर बैनर्जी, मेरा नाम अनाया है। लगभग 50-year-old का ये शख्स असिस्टेंट और बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। पहली बार था जब उसने अपनी शिष्या रेकमेंड की हुई मॉडल को सीरियस होकर देखा था। चाहे उसकी कैपेसिटी हो या उसका नेचर, अनाया सच में बहुत खूबसूरत और सबस अलग थी। अनाया बोली, आपने मेरे लिए पहले भी एक ड्रेस डिज़ाइन किया था, उसके लिए थैंक यू। मानव ने कहा, उसके लिए आपको मिस्टर राजवीर कुमार को थैंक यू बोलना चाहिए, यह उन्हीं की रिक्वेस्ट थी। अनाया को हैरान होकर कहा, लेकिन आज का क्या? मानव अनाया की फेस के एक्सप्रेशन अच्छी तरह समझ रहा था कि वह क्या जानना चाहती है, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वह अनजान होने की एक्टिंग कर रहा था। अनाया बोली, मिस्टर बैनर्जी, आप समझ गए हैं कि मेरा क्या मतलब है? मानव बोला, आज रात तुम्हें ये ड्रेस केस ने भेजी है। कहते हुए मानव बाहर निकल गया और ने तुरंत केस को कॉल लगाया और बोला, अनाया बहुत स्मार्ट है, उसने तुरंत तुम्हारा बारे में सोच लिया। फोन की दूसरी तरफ से लड़की की स्वीट सी आवाज आई, वह हमेशा से ही बहुत स्मार्ट है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, छोटे बच्चे की तोतली आवाज आई, मामा ने कहा है कि वह बहुत स्मार्ट है। छोटे बच्चों की आवाज सुनकर मानव हंसा और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शो खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने आकर ईशानी को देखा और पूछा, ईशानी, अनाया के साथ बहस क्यों कर रही थी? ईशानी जानती थी कि अनाया ने उस पर इल्जाम लगाया है, लेकिन वह इतनी आसानी से सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। वह बोली, सर आप मुझे इस तरह मत देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ईशानी जानती थी कि यह मैटर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ईशानी ने इतनी लापरवाही से ये सब करने के बारे में सिर्फ इसलिए सोचा था क्योंकि उसे लगा था कि उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं होगा। जैसे ही वह लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी बैकस्टेज का डोर नॉक होने लगा। एपिसोड 247। डोर ओपन होते ही दूसरी तरफ वर्चस्व अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था और अजय उसके पीछे खड़ा होकर शो के ऑर्गेनाइजर से बात कर रहा था। अनाया ने देखा कि वर्चस्व ने आज डार्क ब्लू कलर का सूट पहना है और वह अपने नॉर्मल ब्लैक और आयरन ग्रे कलर के सूट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वर्चस्व के पास एक इम्पैक्टफुल और पावरफुल ऑरा था, वह जहां भी जाता हर किसी का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता था। बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने आरके ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ राजवीर कुमार का असली फेस देखा था, लेकिन वर्चस्व की हाथों पर पॉकेट फिल्म की लिमिटेड एडिशन वाली वॉच, उसका डिजाइनर सूट और उसके ब्रांडेड लेदर शूज ही बता रहे थे कि वो कोई नॉर्मल पसंद नहीं था। उसके पीछे कुछ लोगों का ग्रुप था, जिनमें से कुछ हाई ब्रांडेड कंपनी के ओनर थे और सीईओ थे, और कुछ फैशन कंपनी के एग्जीक्यूटिव थे। हर कोई इस बिन बुलाए मेहमान को एकटक देखता रह गया। बिन बुलाए मेहमान ने हाथ बढ़ाकर अनाया की तरफ इशारा किया और कहा, मिसेज सिंह, चलिए यहाँ से चलते हैं। अनाया की शौक से आंखें फैल गईं, बाकी के लोग भी हैरानी से वर्चस्व और अनाया को देखने लगे। अभी अभी ईशानी ने नव्या के बारे में जो कुछ कहा था वह याद आते ही अनाया ने वर्चस्व की तरफ बढ़ते हुए अपने कदम रोक लिए। वर्चस्व की हैरानी से आईब्रो चढ़ गईं। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें थीं जिन्हें शॉर्ट करने की ज़रूरत थी। डायरेक्टर हैरान था। वैसे तो इंडियन मॉडल्स को धमकाना बहुत इजी लगता था, लेकिन इस वक्त जो मॉडल उनके सामने थी वो इतनी भी बेचारी नहीं थी जितना सबने सोच लिया था। डायरेक्टर को लगा जिसे स्पेशली मानव बैनर्जी की शिष्य केज ने रिकमेंड किया था और जिसके बैक सपोर्ट में इतने स्ट्रांग बैकग्राउंड वाला शख्स था।
जो अभी अभी अनाया की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब बुला रहा था। डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि अनाया का इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड होते हुए भी वो अभी अभी उसने ईशानी की अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। डायरेक्टर ने डर से कांपते हुए कहा, सर, स्टेज पर मिस रॉय की फुटवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वर्चस्व के होठों पर सार्कास्टिक सी स्माइल आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह डायरेक्टर का मजाक उड़ा रहा हो। वर्चस्व बोला, आपकी कंपनी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, मुझे लगता है कि मुझे अपने लोगों को परेशान करना पड़ेगा। नो 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 सर, कहते हुए डायरेक्टर ने अपना मुंह खोला। इससे पहले वह कुछ बोला पाता अजय सामने आ गया और बोला, अगर मिस रॉय की प्रोफेशनल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती तो मुझे डर था कि आज वह इंजर्ड हो सकती थी और सबसे बड़ी बात उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो सकती थी। डायरेक्टर ने फौरन अपना सिर हिलाया और चापलूसी भरे अंदाज में कहा, यह मेरी गलती है, मैं मिस रॉय को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया। अजय फिर बोला, गलती किसी की भी हो, अगर आपकी कंपनी कोई भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाती तो मिस रॉय का लॉयर आपके ऊपर केस फाइल करेंगे। आप केस फाइल करना चाहते हैं? केस फाइल करना इतना भी इजी नहीं है। कहते हुए ईशानी के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसने सोचा था कि अनाया सिर्फ धक्का मुक्की करने वाली लड़की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लीगल एक्शन लेने के बारे में सोचेगी। अजय ने ईशानी की तरफ देखा और बोला, मिस, अगर आप क्लेरिफिकेशन देने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपसे भी बात कर सकता हूँ। अजय की बात सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया। डायरेक्टर ने ईशानी की तरफ देखा और बोला, ईशानी, तुम पर सब लोगों को डाउट है। अगर तुम चुप नहीं रही तो तुम्हें पुलिस के सामने भी इंटेरोगेशन में जवाब देना पड़ेगा। ईशानी डायरेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप मुझे ये सब एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? फिर उसने फुल एटीट्यूड में वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, सर, आप अपनी वाइफ के लिए यहाँ स्टैंड लेने आए हैं। क्या आपको नव्या आहूजा याद है? मैंने ये सब नव्या की वजह से ही किया है। अजय ने अपने सामने खड़ी सुपर मॉडल को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। इस लड़की ने वर्चस्व की और उसकी वाइफ के सामने किसी थर्ड पर्सन का जिक्र करने से पहले अपने माइंड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। वर्चस्व ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जैसे वह अपनी आंखों से ही ईशानी को जलाकर खाक कर देना चाहता हो। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वर्चस्व अनाया के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। वो ईशानी की तरफ देखकर बोला, मेरी वाइफ अपनी एबिलिटी की दम पर यहाँ पहुँची है। उसे हर कोई टारगेट करके डाउन फील नहीं करा सकता। आसपास के लोग वर्चस्व का एटीट्यूड देखकर ही डर गए। अजय बोला, मिस मलिक, जैसा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सब आपने किया है, इसलिए अब आप पब्लिकली मिस रॉय से माफ़ी मांगेंगी। मैंने कब एक्सेप्ट किया? कहते कहते ईशानी के फेस का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि अभी अभी उसने क्या कहा था। अनाया ने ईशानी से आराम से पूछा, मिस आहूजा ने आपसे क्या कहा था? ईशानी हकलाते हुए बोली, वह नव्या ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा था। मैंने ऐसा गेस किया था कि वह और उसका एक फ्रेंड था जो बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे। जब वह स्टेज पर गिर गई थी तो उस फ्रेंड ने उसकी केयर की थी और इस फैशन वीक में भी उसे इनवाइट किया गया था, लेकिन वह इंजर्ड होने की वजह से आ नहीं सकी। मैंने सुना था कि यह सब मिस रॉय की वजह से हुआ था। अजय बोला, तो फिर मिस मलिक, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ ना कहें और सुनी सुनाई बातों पर और अफवाहों पर यकीन ना करें। वर्चस्व आगे बढ़ा और उसने अनाया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनाया ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? वर्चस्व ने अनाया की चिन को हल्का सा ऊपर उठाया और बोला,
मैं बस देख रहा हूँ। मेरी वाइफ मुझसे नाराज तो नहीं है। वर्चस्व की आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था जैसे वह कह रहा हो, मैं बहुत लॉयल हूँ। तुम बाहर के लोगों की बकवास पर यकीन मत करना। अनाया ने अपनी कंधे उछले और बोली, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अनाया दिल ही दिल में सोच रही थी कि नव्या इंडिया में इंजर्ड हुई थी और वह किस वजह से इंजर्ड हुई थी यह बात सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। लेकिन यहाँ यूरोप में भी लोगों को इस बात का पता चल गया। अगर वह जानबूझकर इस तरह की खबरें नहीं फैला रही थी तो और क्या था। अजय ने अनाया रिस्पेक्टफुल होकर कहा, मैडम, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? अनाया ने ना में अपना सिर हिला दिया। वैसे भी एक प्रोफेशनल मॉडल के लिए दूसरी मॉडल से पब्लिकली माफ़ी मांगने की सजा कोई काम नहीं थी। वर्चस्व ने अनाया की कमर में हाथ डाला और उसे बाहर की तरफ लेकर मुड़ गया। जाते जाते उसने अजय पर एक नज़र डाली। अजय समझ गया कि उसे क्या करना है। दूसरे लग्जरियस ब्रांड के एग्जीक्यूटिव वर्चस्व से बात करना चाहते थे और अनाया की तारीफ कर रहे थे। लेकिन वर्चस्व को उन लोगों से मिलने या बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह सब धीरे से पीछे हट गए। अजय ने जानबूझकर ईशानी की तरफ देखा और फिर डायरेक्ट की तरफ देखते हुए बोला, सकल में एक न्यूज स्प्रेड करने में मेरी हेल्प कीजिए। जी सर, डायरेक्टर ने कांपते हुए कहा। वह अजय की बात को मानने से मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अजय बोला, जैसा कि मिस ईशानी का मिस रॉय के साथ झगड़ा है, तो अब बेहतर होगा कि मिस ईशानी फ्यूचर में मिस रॉय के साथ काम ना पाएं। ईशानी ने हैरान होकर कहा, आपका कहने का मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि मुझे मॉडलिंग फील्ड से बाहर कर दिया जाए? अजय ने स्माइल पास करते हुए कहा, जी नहीं मिस मलिक, जिस प्रोग्राम में मिस रॉय पार्टिसिपेट नहीं करेंगी आप उन प्रोग्राम्स में आराम से पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मिस रॉय कभी भी मिस आहूजा के शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और आप तो मिस आहूजा की फ्रेंड हैं तो आप उनके साथ शो कर सकती हैं। ईशानी को ऐसा लगा जैसे उसने नव्या की वजह से अपना करियर खतरे में डाल दिया हो। जब अजय बाहर आया तो अनाया अजय को देखकर हंसते हुए बोली, मैं मिस्टर अजय पांडे का लाफिंग लायन वाला रूप पहले कभी नहीं देखा था। अजय अपने सीरियस वाले अवतार में वापस लौट आया था। उसने पोलाइट होकर कहा, मैंने युवराज से ही यह सब सीखा है। वर्चस्व ने खा जाने वाली नज़रों से अजय की तरफ देखा तो अजय ने तुरंत सिर नीचे कर लिया और अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। ये सब देखकर अनाया ठहाका लगाकर हंस पड़ी। वर्चस्व ने धीरे से अनाया से कहा, मैंने उसे ये सब नहीं सिखाया। कार में बैठने के बाद अनाया ने वर्चस्व को देखा, उसके फेस पर शरारती स्माइल थी। क्या देख रही हो? कहते हुए वर्चस्व ने अपनी आईब्रो पर उछाली। फिर अनाया के फेस को पकड़कर 2 बार उसके होठों को चूम लिया। ड्राइविंग सीट पर बैठे अजय ने पीछे की नज़ारे को जब रियरव्यू मिरर में देखा तो उसने फौरन कार का डिवाइड उठा दिया। अनाया बोली, आपने कहा था कि आप वापस जा रहे हैं, फिर आप शो में क्यों आए? वर्चस्व बोला, मुझे मिसेज सिंह की कैटवॉक देखनी थी। अनाया अपनी आंखें घुमा ली। यह इंसान इतना शरीफ कैसे होता जा रहा था? क्या उसने लोगों को मानना सीख लिया था? अनाया ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, आप मानव बैनर्जी को जानते हैं? वर्चस्व बोला, मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। आरके मीडिया फैशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। हालांकि वर्चस्व की जिस तरह की पोजीशन थी उसका मानव से कोई लेना देना नहीं था। अनाया ने फिर पूछा, बस इतना ही? वर्चस्व ने अनाया के फेस को पकड़ा और अपनी नोज को उसकी नोज पर रगड़ते हुए बोला, तुम क्या जानना चाहती हो? अनाया हंसते हुए बोली, आज मानव ने मुझे रिकमेंड किया था। मुझ जैसी छोटी मॉडल के लिए इतने बड़े डिजाइनर का रिकमेंडेशन कोई छोटी बात तो नहीं है। और इससे पहले भी वह मुझे एक ड्रेस उनने मेरे लिए एक ड्रेस डिज़ाइन की थी।
अनाया की आंखों में अलग सी चमक थी और वर्चस्व के लिए खूब सारा प्यार भी। वर्चस्व समझ सकता था कि उसके कहने का मतलब क्या था। वर्चस्व उसके सामने अब और ज्यादा प्रिटेंड नहीं करना चाहता था। उसने सीधे सीधे कहा, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि वो सब तुम्हारे हस्बैंड की वजह से था, राइट? अनाया ने क्यूट सी स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। वर्चस्व ने उसे अपने करीब खींचा और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों को चूम लिया। अनाया बोली, कोई सीक्रेटली मेरी हेल्प कर रहा है। उसका फेस वर्चस्व के सीने में छुपा हुआ था। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं और उसके होठों पर अट्रैक्टिव स्माइल थी। उसने वर्चस्व की तरफ देखते हुए पूछा, आपको मैं कभी इतनी पसंद आई? अभी, वर्चस्व ने लापरवाही से कहा। उसने अनाया की कमर पकड़ रखी थी, लेकिन अनाया इतना अच्छा चांस जाने नहीं देना चाहती थी। उसने दोबारा पूछा, मैं पूछ रही हूँ कि आपको मैं पहली बार कब अच्छी लगी? ये सब कब शुरू हुआ? वर्चस्व ने कोई जवाब नहीं दिया। सच तो ये था कि वो खुद नहीं जानता था कि वो कब अनाया को इतना पसंद करने लगा। और अनाया उसके दिल की धड़कन बन गई। वो अनाया से पहले से ही नफरत नहीं करता था, इसलिए उसे अनाया को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो गया था। यूवी, अनाया ने सडनली कहा, लेकिन फिर वह कहते कहते रुक गई। वह कहना चाहती थी कि मेरे और ईशानी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे नव्या का हाथ था, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि उन दोनों का अच्छा भला मूड खराब हो जाए। क्या बात है, बताओ मुझे, वर्चस्व को पूछा। अनाया ने ना में अपना सिर हिला दिया। वर्चस्व ने उसके गालों को चूमा और उसकी नाक खींचते हुए बोला, बताओ मुझे। अनाया बोली, क्या आप डिजाइनर केस को जानते हैं? वह मानव बैनर्जी की लास्ट शिष्या है। आज मैंने उसी की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी थी। मैं उसे नहीं जानता, वर्चस्व ने सीधे सीधे मना कर दिया। ओह, कहते हुए अनाया के एक्सप्रेशन डाउन हो गए। वर्चस्व अनाया की करीबी को फील कर लेना चाहता था और अनाया इधर उधर के लोगों की बातें करके टाइम वेस्ट कर रही थी। वर्चस्व ने अजय को ऑर्डर दिया, डिजाइनर केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। अजय तुरंत काम पर लग गया। कुछ ही मिनट में उसने इन्फॉर्मेशन देते हुए बताया, आज रात की लास्ट डिजाइनर ड्रेस के अलावा कोई भी केस के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वह नेक्स्ट मंथ एक शो रे लिए इंडिया आने वाली है। अनाया की आंखें चमक उठी और बोली, इसका मतलब है हम उससे मिल सकते हैं। आखिर उसने मेरे लिए एक डिजाइनर ड्रेस तैयार की थी। मुझे उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। इसके अलावा मुझे सच में उसकी डिजाइनिंग स्टाइल बहुत पसंद आई थी। अगर फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो मैं उसे अपना अच्छा फ्रेंड बनाऊंगी। वर्चस्व ने आंखें सिकोड़कर अनाया की तरफ देखा और बोला, मिसेज सिंह, आपका हस्बैंड आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप ऐसे में भी दूसरे लोगों को अपना फ्रेंड बनाने के बारे में सोच रही हैं। क्या आपको इसके लिए सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? अब तक वह लोग अपार्टमेंट की पार्किंग तक पहुंच गए थे। वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। आप क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी। अनाया ने वर्चस्व के गले में अपनी बाहें लपेट दी। वर्चस्व अनाया को उठाकर बाथरूम तक ले गया। अनाया जल्दी से वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए घुस गई। एक रात पहले वर्चस्व ने अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि अनाया स्टेज पर कैटवॉक करना चाहती थी। लेकिन अब जबकि शो खत्म हो गया था तो वर्चस्व के लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। अनाया ने बाथरोब पहना हुआ था। वर्चस्व ने उस कपड़े भी नहीं पहनने दिए और सीधा बेड पर लेकर आ गया। उसने बाथरोब की बेल्ट खींच दी और अनाया की खूबसूरत सी बॉडी वर्चस्व उसके सामने एक्सपोज होने लगी। वर्चस्व की आंखें चमक उठी। बहुत लंबे वक्त के बाद वह अनाया को इस तरह अपने करीब फील कर रहा था। उसने अनाया के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे दीवानों की तरह चूमना शुरू कर दिया।
अनाया वर्चस्व को दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन वर्चस्व के पैशन से डील करना हमेशा से ही उसके बस में नहीं था। वर्चस्व के दोनों हाथों ने अनाया की फिंगर को अपनी फिंगर के साथ लॉक कर रखा था और वह हिल भी नहीं पा रही थी। अनाया का शो खत्म हो चुका था और वर्चस्व को अपने आप को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका और अनाया को बॉडी पर जी भर के बाइट किया। वह जहां भी अनाया की बॉडी पर अपने होंठ रखता, अनाया की सॉफ्ट सी स्किन पर एक रेड बाइट मार्क बन जाता। अनाया सिसकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वर्चस्व ने उसे बिल्कुल भी नहीं सोने दिया। इतने दिन अनाया से दूर रहने की कसर वह एक रात में ही निकाल लेना चाहता था। कई बार अनाया के साथ अपनी मनमानी करने के बाद अनाया बहुत थक गई थी। फाइनली वर्चस्व ने अपनी क्यूट सी वाइफ पर तरस खाया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अनाया, डोर खोलो प्लीज, मुझे बचा लो। अनाया, मैं मर जाऊंगी, प्लीज डोर खोलो। जोर जेर से चीखने की आवाज आ रही थी। एपिसोड 248। अनाया, प्लीज मुझे बचा लो। बाहर डोर पर जोर जोर से आवाज आ रही थी और उसी वक्त अनाया का मोबाइल फोन रिंग करने लगा। अनाया ने कॉल रिसीव किया तो कियारा पैनिक होकर बोली, अनाया, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे बचा लो। वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखा तो अनाया बोली, कियारा डोर पर है, जरूर कुछ हुआ है। अनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कियारा के यहाँ आने से वर्चस्व को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अनाया को ब्लैंकेट में कवर कर दिया और नीचे डोर ओपन करने के लिए चला गया। कियारा डोर ओपन होने का वेट कर रही थी। जैसे ही डोर ओपन हुआ वह अनाया के गले से लिपटने ही वाली थी कि उसने लास्ट मोमेंट पर खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे अपने भाई के डोर ओपन करने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वर्चस्व के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल डाउन हो गए। कियारा ने अपने ऊपर वर्चस्व के गुस्से का प्रेशर फील किया और उसने थूक निगल निगल लिया। अब पूछा, बोला बोली, भाई भाभी कहाँ है? वर्चस्व बुरी तरह चिढ़ गया। वह अपनी बहन को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया और बोला, वह बेड पर है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए वर्चस्व ने अपनी सिगरेट सुलगा ली। चारों तरफ धुआं बिखरने लगा। कियारा ने धीरे से कहा, भाई, मेरा इंटेंशन आप लोगों को डिस्टर्ब करने का नहीं था। ऑफकोर्स वह दोनों बेड पर थे और उसने सुबह सुबह आकर उन्हें डिस्टर्ब भी कर दिया था। वर्चस्व को लगने लगा था कि उसकी बहन ने ग्लोबल टॉप स्कूल में एंट्री लेने के लिए सच में कुछ गड़बड़ की होगी। फिर उसे याद आया कि उसके मामा जी ने बिल्डिंग के लिए बहुत सारा डोनेशन दिया था। वर्चस्व डोर के अगेंस्ट झुक गया। वह नहीं चाहता था कि कियारा अंदर आए। वर्चस्व ने कहा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम मरने वाली हो, क्या हुआ? वर्चस्व को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके प्राइवेट स्पेस में एंट्री करे। उसे न्यू पैलेस में भी लोगों का आना पसंद नहीं था। स्पेशली वर्चस्व उस जगह पर तो किसी को भी पसंद नहीं करता था जो उसका और अनाया का पर्सनल स्पेस था। ओह हाँ कहते हुए फाइनली कियारा को अपने यहाँ आने का रीज़न याद आया। कियारा बोली, भाई नीचे कार्तिक है, वो मुझसे मिलने आया है। मैं बाहर खेल रही थी और उसने मुझे देख लिया, अब मैं क्या करूं? वर्चस्व ने बिल्कुल शांति से कहा, वह तुम्हारा मंगेतर है, अगर वह तुमसे मिलने आया है तो इसमें गलत क्या है? जाओ और जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे परेशान मत करो। आज कियारा ने अपने भाई का असली चेहरा देख लिया था। वो उसकी भाभी जितना अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। कियारा ने अपनी छोटी सी गर्दन को अंदर डाला और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी भाभी, भाई मुझे डांट रहे हैं, प्लीज जल्दी आओ। वर्चस्व गुस्से की वजह से फट जाना चाहता था। उसने घूरकर कियारा की तरफ देखा और बोला, कियारा, तुम्हारे मैनर्स, तुम्हारी सोशल इमेज कहाँ है? कियारा बोली, भाई, सोशल इमेज मैनर्स वगैरह फालतू की चीज़ें हैं जो जिंदगी में कभी काम में नहीं आती।
अनाया सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी। जब कियारा ने उसे आते हुए देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने सेविया को देख लिया हो। कियारा बोली, भाभी, अच्छा हुआ आप आ गईं। अनाया को पता नहीं था कि दोनों भाई बहनों के बीच में क्या चल रहा है। उसने कहा, आप लोग दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। कियारा खुशी से झूम उठी। उसने अपना सिर उठाया और फुल प्राउड में वर्चस्व की तरफ देखकर कहा, भाभी ने मुझे अंदर आने के लिए कहा है। वर्चस्व ने रूम सर्विस को एक मैसेज सेंड किया और कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट आ गया। अनाया बोली, क्या हुआ कियारा? कियारा ने अपने मंगेतर के बारे में अनाया को बता दिया। अनाया शॉक्ड रह गई। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा। वह चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था जैसे उसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही ना हो। कियारा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अनाया मुझे वह लड़का पसंद नहीं है। वह मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, बहुत बदसूरत है और उसका दिमाग खराब है। जब मैं छोटी थी तो वह हमेशा ही मुझे डांटता रहता था। अगर मुझे शादी ही करना पड़ा तो उससे अच्छा तो ये होगा कि मैं गौरव से शादी कर लूंगी। कियारा का सेंटेंस सुनकर अनाया को जोर जोर से खांसी होने लगी। वर्चस्व ने घूरकर कियारा की तरफ देखा और अनाया की पीठ सहलाने लगा। तुम, गौरव के साथ शादी? अनाया को नहीं पता था कि वह अपने वर्ड्स को कैसे मेंटेन करें। ये दो किंडरगार्टन के बच्चे जो हमेशा झगड़ा करते रहते थे, सडनली बीच में शादी की बात कहाँ से आ गई? कियारा को बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसने कुछ गलत कहा है। कियारा आगे बोली, हालांकि गौरव हमेशा ही मुझसे झगड़ा करता है, लेकिन वह कम से कम उस कार्तिक से तो बेहतर ही है। कियारा जिस लड़के को पसंद करती थी उससे शादी के बारे में बात करने पर भी कियारा की फेस पर शर्म का नामो निशान तक नहीं था। अनाया ये सब देखकर बहुत शॉक्ड थी। अगले सेकंड ही कियारा ने अपने मंगेतर की जितनी भी बुरी बातें थी वह सब कियारा को बताना शुरू कर दिया। अनाया ने सोचा कि कियारा का मंगेतर सच में इतना बुरा है तो उस क्यूसक घपवाले उसकी शादी क्यों कराना चाहते हैं। जब तक वह नीचे नहीं गई तब तक अनाया के माइंड में कुछ भी क्लियर नहीं था। अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर नीचे बेंच पर एक लगभग 21-22 की एज का हैंडसम सा लड़का बैठा था। उसने एक विंडब्रेकर पहन रखी थी और वह बड़ा डिसेंट नजर आ रहा था। जब कियारा ने उसे देखा तो अनाया के पीछे छुप गई। जब कार्तिक ने कियारा के साथ अनाया और वर्चस्व को अपनी तरफ आते देखा तो वह उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़ा हो गया और उसने वर्चस्व को गुड मॉर्निंग कहा। अपने सामने वाले हैंडसम से लड़के को देखकर अनाया शॉक हो गई। क्या कियारा का बदसूरत और बेवकूफ से यही मतलब था? कार्तिक किसी प्रिंस की तरह सुंदर लग रहा था। उसने पहली नज़र में अनाया को पहचान लिया और बोला, गुड मॉर्निंग मिसेज सिंह, मेरा नाम कार्तिक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अनाया ने भी हाँ में सिर हिला दिया और उसने डाउटफुल नज़रों से कियारा को देखा। कियारा ने अनाया के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला और बोली, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही हूँ। मेरे पास एक जॉब है और मैं अपने भाई भाभी के साथ इंडिया जाना चाहती हूँ। कार्तिक कियारा के रेबेलियस और शेमलेस अंदाज को देखने का आदी था। उसने कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, तुम जहां जाना चाहती हो जाओ। कार्तिक ने अनाया और वर्चस्व की तरफ देखते हुए कहा, मैं आज अपनी मंगेतर के साथ टाइम स्पेंड करने आया था, बट कहते हुए उसने अपने होंठ भींच लिए। फिर बोला, कियारा का ख्याल रखने के लिए मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। वर्चस्व ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, मैं तुम्हारी मंगेतर का नहीं अपनी बहन का ख्याल रख रहा हूँ। इंडिया जाने का सारा अरेंजमेंट वर्चस्व के प्राइवेट जेट में था। अनाया ने वर्चस्व से कार्तिक के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कार्तिक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और अपनी खुद की कंपनी एस्टेब्लिश की है। अनाया शॉक्ड हो गई। क्या कियारा का बेवकूफ़ होने से यही मतलब था?
अनाया को और भी ज्यादा डाउट होने लगा जब कियारा ने कहा था कि वह गौरव से शादी करने के लिए रेडी है। तब वर्चस्व का कोई भी रिएक्शन नहीं था। अदरवाइज वह कहता कि अपनी बहन की शादी गौरव से कभी नहीं होने दूंगा। अनाया ने पूछा, कार्तिक की फैमिली कैसी है? वर्चस्व बोला, कार्तिक की फैमिली एक हायर स्टैंडर्ड फैमिली है, लेकिन उनके इंटरनल मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। कार्तिक के पास कैपेसिटी है और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है। वो कियारा से शादी करने के लिए एग्री है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि इससे पहले कि वर्चस्व अपनी बात पूरी कर पाता, अनाया बीच में ही बोली, यही कि वह रावल फैमिली का सपोर्ट हासिल करना चाहता है। राइट, वर्चस्व बोला, मिसेज सिंह बहुत स्मार्ट हैं। कियारा जैसी मासूम बच्ची उसकी फैमिली के कॉम्प्लिकेटेड एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रावल फैमिली में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं और कुछ लोगों को लगता है कि बड़ी फैमिली को और बिजनेस को एक करने के लिए किसी लड़की का बलिदान देना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन कियारा के डैड ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है कियारा यूरोप से इंडिया तक भाग पाती? उन्होंने कियारा का क्रेडिट कार्ड फ्रीज करने जैसी हरकतें सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए की थीं। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया का माइंडन बिल्कुल शांत हो गया। उसे समझ में आ गया था वह लोग कियारा को शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अगर कियारा को कार्तिक पसंद है तो अलग बात है, लेकिन जहां तक अनाया को समझ में आया था कियारा के दिल में कार्तिक के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। तारांकिन पेरिस फैशन वीक के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ने एक बार फिर से डोमेस्टिक फैशन इंडस्ट्री को अनाया की स्ट्रेंथ और वैल्यू को शो कर दिया। बहुत सारे फैशन ब्रांड और मैगजीन की तरफ से अनाया को ऑफर मिले, लेकिन रूबी ने बहुत समझदारी से सिर्फ टॉप ब्रांड के कुछ ऑफर एक्सेप्ट किए। अनाया की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो पूरी तरह से इंटरनेशनल मॉडल की कैटेगरी में आ गई थी और उसने काफ़ी फैन फॉलोइंग बना ली थी। मानव बैनर्जी की लास्ट शिष्या की डिजाइन की गई ड्रेस के साथ अनाया की पिक्चर पूरे दिन इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड करती रही। अनाया को सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अनाया पूरे एक वीक न्यू पैलेस में रास्ट करती रही। वर्चस्व के लिए खाना बनाने और बुक रीडिंग के अलावा उसने कोई भी काम नहीं किया। जब कियारा अनाया से मिलने आई तो अनाया बुक रीड कर रही थी। वो अनाया से बोली, मैं कुछ दिनों के लिए न्यू पैलेस में रहना चाहती हूँ। अनाया ने नज़र उठाकर कियारा को देखा और पूछा, तुमने अपने भाई को इस बारे में बताया? कियारा सोफे की आर्मरेस्ट से टिक गई और मासूम सा फेस बनाकर बोली, भाई बिल्कुल पसंद नहीं करते कि लोग उनके प्रवेश में आकर रहें, बट अगर आप एग्री करेंगी तो वह मना नहीं कर पाएंगे। अनाया ने बुक नीचे रख दी और पूछा, तुम पैलेस में क्यों रुकना चाहती है? कियारा बोली, ये सब कार्तिक की वजह से हुआ है। उसने मेरे अपार्टमेंट के पास में एक अपार्टमेंट खरीदा है और वो मुझे दिन भर नजर आता है। ये सब सच में बहुत इरिटेट करने वाला है। अनाया को यकीन नहीं हुआ जडेजा फैमिली का बेटा इतनी जल्दी इंडिया आ गया। अगर वर्चस्व ने अनाया को कार्तिक की फैमिली के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं बताया होता तो अनाया को लगता कि वो कियारा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए यहाँ तक आया है। वर्चस्व लौटकर आया तो उसने अपने घर एक बिन बुलाए मेहमान को देखा, जिसे देखकर ही उसकी आईब्रो चढ़ गईं। कियारा ने अनाया की कंधे पर अपना सिर रख रखा था और वह एक छोटे बिगड़ेल बच्चे की तरह लग रही थी। कियारा ने वर्चस्व को गुड इवनिंग विश किया तो वर्चस्व कियारा की तरफ देखकर बोला, क्या तुम बिल्कुल फ्री रहती हो? अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो जाकर अपने मंगेतर के साथ टाइम स्पेंड करो। कियारा हैरान रह गई और उसे लगा कुछ बुरा है। उसने हकलाते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? वर्चस्व बोला, कार्तिक ने मुझे बताया है कि वो इंडिया आया है और तुमसे मिलना चाहता है।
वर्चस्व के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह कह रहा हो, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। कियारा ने हेल्प मांगने के लिए अनाया पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वर्चस्व ने तुरंत रिएक्ट करते हुए अपनी वाइफ को अपनी बाहों में खींच लिया। कियारा खाली हवा में झपट पड़ी और उसे बहुत बुरा लगा। कुछ सेकंड के लिए लिविंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अजीब हो गया और अनाया ठहाका लगाकर हंस पड़ी। फाइनली वर्चस्व ने कियारा के ऊपर तरस खाते हुए उसे एक रात न्यू पैलेस में रहने के लिए कह दिया, लेकिन उसका मतलब साफ था कि सुबह होते ही मेरे घर से बाहर निकल जाना। वर्चस्व अनाया को बाहों में लिए बेडरूम में आ गया। कियारा और कार्तिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी और ये दो बड़ी फैमिली का पर्सनल मैटर था, इसलिए अनाया इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। उसने वर्चस्व से पूछा, अब क्या करना चाहिए? वर्चस्व अनाया को भी वॉशरूम में ले गया। सामने मार्बल की वॉशिंग टेबल के सामने झुक गया। उसने अनाया से कहा, कियारा को मुझे गौरव के पास भेज दो। अनाया वर्चस्व उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई। गौरव और कियारा बहुत झगड़ते हैं, लेकिन अनाया ये भी मानती है कि उन लोगों की अच्छी बनती है, लेकिन फिर भी वह उन दोनों के अकेले रहने की वर्चस्व से फिक्र करने से खुद को रोक नहीं पाई। अनाया ने पूछा, युवी आपको क्या लगता है कियारा और गौरव? वर्चस्व ने जवाब नहीं दिया और बोला, मिसेज सिंह मुझे शेविंग करने में मेरी हेल्प करो। अनाया बोली, नहीं मुझे ये सब नहीं आता। वर्चस्व ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर का यूज़ नहीं किया और ट्रेडिशनल रेज़र और फॉर्म क्रीम का यूज़ किया। अनाया बोली, अगर मैंने आपको कट लगा दिया तो? वर्चस्व ने अनाया की चिन पर पिंच किया और बोला, तो मैं सबसे कह दूंगा कि मेरी वाइफ ने मुझे रात को बेड पर नोच दिया। अनाया की हैरानी से आंखें फैल गईं। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया को लगा कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। अनाया के एक्सप्रेशन देखकर वर्चस्व की प्यारी सी हंसी वॉशरूम में गूंज गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनाया को परेशान करके बहुत मजा आ रहा हो। उसने अनाया को वॉशिंग टेबल पर बैठाया और बोला, मिसेज सिंह चलिए जल्दी से काम पर लग जाए। वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में समेट रखा था और वह आज्ञाकारी तरीके से सदोमने खड़ा था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अनाया के छोटे छोटे हाथ रेजर को पकड़े हुए वर्चस्व की सेविंग बना रहे थे, लेकिन उसकी आंखें कंटिन्यू अनाया को देख रहा थी और अनाया को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। कुछ देर अनाया बोली, मैं अच्छी तरह से नहीं कर सकती, बाकी काम आप खुद कर लीजिए। वर्चस्व ने अनाया से रेज़र ले लिया। अनाया वर्चस्व के नीचे उतारने का वेट कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही एक इमोशनल किस वर्चस्व उसकी तरफ से आ गई। उसने अनाया की गर्दन पकड़ी और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। वह अनाया को बेतहाशा चूम रहा था। अनाया जानती थी कि अब क्या होने वाला है। उसने वर्चस्व को बेड की तरफ इशारा किया और बोली, यहाँ नहीं प्लीज़। वर्चस्व बोला, यह मिसेज सिंह की अच्छी तरह से सेविंग न करने की सजा है। जी भर के अनाया को वॉशरूम में परेशान करने के बाद वर्चस्व अनाया को बाहों में लेकर किंग साइज बेड पर आ गया। अनाया बोली, युवी आपको क्या लगता है, क्या गौरव और कियारा एक दूसरे से? वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में खींच लिया और कुछ भी जवाब नहीं दिया, जैसे अनाया कोई फालतू की बात कर रही हो। वर्चस्व के ऐसे बिहेवियर से अनाया खुद को हेल्पलेस फील कर रही थी। उसने कहा, युवी कियारा आपकी बहन है और गौरव मेरा भाई। वर्चस्व थोड़ा इरिटेट होकर बोला, वह मेरी कजिन है, मेरी बेटी नहीं है। और गौरव तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है। तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? उसने अनाया के फेस को अपने हाथों में पकड़ा और प्यार से धमकाते हुए कहा, अनाया अगर तुम्हें दूसरों की फिक्र करने का इतना ही शौक है तो मेरे लिए एक बेटी करो। आई प्रॉमिस फिर तुम उसकी फिक्र करोगी तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। एपिसोड 249। अनाया,
कियारा को गौरव की यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए रेडी हो गई। गौरव को कल रात वर्चस्व ने मैसेज करके कुछ दिनों के लिए कियारा को अपने साथ ले जाकर उसका ख्याल रखने के कहा था। नॉर्मली गौरव इस तरह की प्रॉब्लम वाले कामों के लिए कभी भी एग्री नहीं होता था, लेकिन जब उसे पता चला कि सामने वाली पार्टी कियारा है तो वह मना नहीं कर पाया। हालांकि वर्चस्व ने अनाया को पहले बहुत परेशान किया था और गौरव और के साथ भी उसका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं था। गौरव ने फुल एटीट्यूड में कहा, मैं आपकी बहन की केयर क्यों करूं? वर्चस्व ने लापरवाही से कहा, क्योंकि तुम अनाया के बायोलॉजिकल भाई नहीं हो। अगर तुमने कियारा का ख्याल नहीं रखा और फिर मैंने तुम्हें अनाया से चिपकते हुए देखा तो मुझे तुम्हें ये हमेशा याद दिलाना पड़ेगा कि किसी लड़के को किसी लड़की से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। गौरव ने वर्चस्व की बात सुनकर उसे खूब कोसा। वो मन ही मन बोला, हाँ, जैसे कि पहले तो तुम मुझे अपनी दीदी के साथ क्लोज रहने की बड़ी परमिशन देते थे। ड्राइवर ने अनाया और कियारा को यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर ड्रॉप कर दिया। सामने से पतला लंबा लड़का कैप पहने चला आ रहा था। गौरव ने वही विंड ब्रेकर पहना था जो अनाया ने उसके लिए खरीदा था। कियारा ने अपनी गर्दन फैलाए और चारों तरफ किसी बिल्ली के छोटे बच्चों की तरह देख रही थी। ऐसा लग रहा था जो अभी अभी किसी नए एटमॉस्फेयर में आई हो। उसे देखकर गौरव जोर से हंसा और बोला, दीदी देखो उसे, वह कैसे छोटी बच्ची की तरह हरकत कर रही है। कियारा इरिटेट होकर बोली, गौरव बकवास करना बंद करो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गौरव ने कियारा की तरफ से अपनी आंखें घुमा ली। हालांकि कियारा को फौरन याद आया कि वह अपने मंगेतर कार्तिक से बचने के लिए यहाँ आई है, इसलिए उसे अपने सामने खड़े इस जहरीले इंसान से बिल्कुल भी लड़ाई करने की कोशिश नहीं की। वैसे भी वर्चस्व ने कियारा से कहा था कि कार्तिक से निपटने के लिए प्रेजेंट में गौरव सबसे ज्यादा यूजेबल पर्सन है। ये बात और थी, वर्चस्व कियारा को अपने पैलेस में नहीं रखना चाहता था। गौरव, अनाया ने हेल्पलेस होकर अपने भाई को डांटा। गौरव ने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी दीदी से प्रॉमिस किया कि वो कियारा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। गौरव ने एक अपार्टमेंट रेंट पर ले रखा था। गौरव रावल फैमिली की छोटी प्रिंसेस को अपने रेंटल अपार्टमेंट में ले गया। पास में कुछ लड़कियां आइसक्रीम खा रही थीं। जब कियारा ने उन्हें आइसक्रीम खाते हुए देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गौरव से कहा कि उसे भी आइसक्रीम खाना है। गौरव उसे आइसक्रीम शॉप की तरफ ले गया। वहां गौरव की क्लास की कुछ लड़कियां थीं। जब उनने गौरव को कियारा के साथ देखा तो छेड़ने वाले अंदाज में बोली, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लड़कियों की बात सुनकर गौरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कियारा की तरफ देखा। उसे लगा कहीं कियारा ने सुन तो नहीं लिया, लेकिन लकीली लिटिल इडियट आइसक्रीम खाने में बिजी थी और उसकी आंखें चारों तरफ के नजरों को देखने में बिजी थीं। गौरव ने राहत की सांस ली। आइसक्रीम खाने के बाद कियारा का मूड काफी अच्छा था और उसने गौरव से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा। लेकिन गौरव ने जब कियारा को अपनी गुलाबी सी टंग से आइसक्रीम चाटते हुए देखा तो उसका गला सूखने लगा और उसे थोड़ा इरिटेट हो गया। गौरव ने 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाला अपार्टमेंट रेंट पर लिया था, जिसमें से एक बेडरूम को उसने अपना स्टडी रूम बना लिया था। गौरव ने अपना बेडरूम कियारा के लिए छोड़ दिया और लिविंग रूम में सो गया। वैसे भी ये पहली बार नहीं था जब वो कियारा के साथ इस तरह से रह रहा था। हालांकि इस बार गौरव का स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग था। कुछ देर बाद गौरव का मोबाइल फोन प्राइवेट होने लगा। उसने देखा तो अनाया का टेक्स्ट था, गौरव कियारा बहुत नादान है, इसलिए तुम्हें कॉशियस रहना होगा। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो। थोड़ी देर बाद अनाया का एक और टेक्स्ट आया, तुम समझ रहे हो ना कि दीदी तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अनाया का दिमाग पहले से ही ब्लैक हो चुका था।
वो अपने भाई को इस तरह से चीज़ें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गौरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सबकॉन्शियसली कियारा की तरफ देखा, जो दीवार पर लगे हुए एक मॉडल को देख रही थी। उसने बिल्कुल भी गौरव के बनाए हुए मॉडल को छूने की कोशिश नहीं की। वो गौरव के अपार्टमेंट में किसी बाबी डॉल की तरह फुदकती हुई नजर आ रही थी। गौरव ने अपना थूक निगल लिया। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और अपनी बहन को रिप्लाई दिया, मुझे पता है दीदी। गौरव को ऐसा लगा जैसे अनाया उसके दिल के अंदर झांक कर देख सकती हो और उसके दिल की चोरियां पकड़ी जा रही हों। कियारा ने गौरव से पूछा, क्या जो लड़कियां आइसक्रीम शॉप पर मिली थी वह तुम्हें जानती हैं? गौरव बोला, हाँ, उनमें से एक को मैं पसंद हूँ। कियारा बोली, ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। गौरव बोला, क्यों, ये बुरी बात क्यों है? कियारा बोली, किसी ने पहले मुझे पसंद किया था और फिर मेरी उससे एंगेजमेंट हो गई। लेकिन अब वह लड़का मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। गौरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बर्फीली ठंडे पानी डुबो दिया हो। काफी देर बाद उसने कियारा से पूछा, तुम्हारी एंगेजमेंट कब हुई? कियारा ने कुछ देर सोचा और बोली, मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटी थी। कियारा गौरव के बनाए हुए रोबोट से खेल रही थी। उसने अपना सिर तक नहीं उठाया और लापरवाही से कहा, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। गौरव को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कियारा की बात सुनकर उसने राहत की सांस ली। कुछ देर तक खुद को शांत करने के बाद गौरव अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत एक टैक्स भेजा और उसमें कियारा के मंगेतर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा। गौरव ने दिल ही दिल में आह भरी। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी बहन को धोखा दे रहा हूँ। तारांकन। अनाया की यूनिवर्सिटी में अनाया फाइंडिंग फैम रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इसलिए एग्री हुई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उससे कहा था कि वह अगर अच्छे स्कोर करेगी तो उसे जल्दी से ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी। अनाया जैसे ही यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की ओर जाने लगी, उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर एक अननोन नंबर से एक मैसेज मिला। उसमें एक लिंक थी। अनाया को थोड़ा अजीब लगा। उसने लिंक ओपन करने के लिए एक जगह चुन ली और वहां खड़ी हो गई। एक ऊंची सी बिल्डिंग थी जिसके टेरेस पर नताशा खड़ी थी। उसने कहा, हाय अनाया, कैसी हो? वीडियो में नताशा के बाल चिड़िया की घोंसले की तरह उलझे थे। उसके कपड़े भिखारियों की तरह फटे थे। उसके होंठ सूख रहे थे और वह किसी पागल की तरह लग रही थी। लास्ट टाइम जब अनाया ने उसे देखा था तब तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस बार नताशा भूत की तरह लग रही थी। नताशा बोली, सोचो कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। फिर वह हंसते हुए बोली, मुझे पता है तुम नहीं सोच पाओगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी इंटरनेट से पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। वीडियो बंद हो गया। हैरी ने नताशा को ढूंढने के लिए कई लोगों को भेजा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। हैरी के असिस्टेंट ने इन्फॉर्म किया कि नताशा मिल गई है और वो एक पुरानी बिल्डिंग में रह रही है। नताशा बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ी थी। वहाँ हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कहीं वह हवा से उड़ ही ना जाए। नताशा ने देखा कि सामने से हैरी चला आ रहा है। नताशा बोली, हैरी पांचाल, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। नताशा को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसकी मेंटल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हैरी को नताशा की बकवास सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, इसे यहाँ से ले चलो। हैरी पांचाल, क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे खुद बचाया है? नताशा सीरियस होकर बोली। नताशा की बात सुनकर हैरी का दिमाग हिल गया। उसने अपनी आंखों सिकोड़ ली। नताशा फिर बोली, हैरी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा यूज करके वर्चस्व और अनाया को दूर करना चाहते हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसा मौका जरूर दूंगी।
क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि अनाया सुकून की जिंदगी जिए। हैरी शॉक्ड हो गया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने बड़ा सा हथौड़ा मार दिया हो। क्या सच में उसने नताशा की हेल्प की थी? ये वह नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह की नताशा की मेंटल स्टेट थी देखकर लग नहीं रहा था कि वह झूठ बोल रही है। अगर वह हैरी नहीं था तो फिर वह कौन था? हैरी का दिल अनजाने डर से कांप गया। क्या वह हयान था? नताशा फिर बोली, हैरी पांचाल, मुझे तुम्हारी बात अच्छी तरह से याद है। तुमने कहा था कि जो भी अनाया को चोट पहुंचाएगा तुम उसे छोड़ोगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये काम खुद ही आसान कर दूंगी। अलविदा साथियों, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। नताशा बिल्डिंग से नीचे कूद गई। हर कोई शॉक्ड रह गया। हैरी अपने असिस्टेंट को लेकर नीचे की तरफ गया। वहां असिस्टेंट ने चेक करके कहा, सर यह मर गई है। क्या हमें इस सिचुएशन से डील करना चाहिए? हैरी बोला, आई डोंट केयर। हैरी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी हयान की हरकतों से परेशान था। उसने नताशा को बचाने जैसी घटिया हरकत की थी। जब हैरी की कार मैन रोड से जा रही थी तो उसने बिल्डिंग के डायरेक्शन में रिपोर्टर्स की कार को जाते देखा। हैरी बोला, कार को वापस ले चलो। तारांकिन। अनाया ने नताशा की हाथ से रिलेटेड की वर्ड सर्च किए तो उसे एक्सप्लोसिव टाइटल दिखाई दिया। अनाया ने नताशा को मरने के लिए मजबूर किया। अनाया की आईब्रो उछल पड़ी। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर स्वाइप करते हुए कांप रही थीं। उसने न्यूज़ पर क्लिक करने की हिम्मत नहीं की। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ में था कि नताशा की डेड बॉडी एक बिल्डिंग के नीचे मिली है और उसके पास एक रिकॉर्डिंग पेन भी मिला है जिसमें रिकॉर्ड किया गया था कि जब तक किसी को ये रिकॉर्डिंग पेन मिलेगा उससे पहले ही मैं इस दुनिया से जा चुकी होऊंगी। इसमें नताशा का एक वीडियो था जिसमें वह कह रही थी, इतने सालों से मैंने कई गलत काम किए थे। उसमें से एक अनाया को परेशान करना भी था। अनाया मेरे डैड की नाजायज़ बेटी थी और मैं उससे नफरत करती हूँ। जब भी मैं अनाया को देखती हूँ तो मुझे वह धोखा याद आता है जो मेरे डैड ने मेरी मॉम को और मुझे दिया। मैं मॉडल बनना चाहती थी लेकिन अनाया हमेशा ही मुझसे बेहतर थी। जब भी मैं उसे स्टेज पर खड़ा देखती मुझे ऐसा लगता जैसे उसने मेरे फेस पर एक जोरदार तमाचा मार दिया हो। मैं मानती हम कि मैं गलत थी लेकिन कम से कम मैं मरने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ऐसी मौत और इतना बदतर जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अनाया ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मेरे डैड रॉयल फैमिली की पावर से डरते थे और उन्होंने मेरा सपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। भले ही मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन अनाया इससे भी सेटिस्फाई नहीं थी। वह चाहती थी कि मैं मर जाऊं। अगर मेरी शादी वर्चस्व से हुई होती तो अनाया कभी भी रॉयल फैमिली के युवराज की वाइफ नहीं बन पाती। उसने मेरी जगह मुझसे छीन ली। मेरा आरती राठौर की मौत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा और न ही उस नौकर ने मारा है। आरती राठौर का मर्डर राजीव प्रताप सिंह ने किया है, क्योंकि आरती के मरने से सबसे ज्यादा फायदा उसी को था। मैं बस फंसाया था। अनया ने मुझे मरने के लिए प्रेशराइज किया। बोलते हुए नताशा की आवाज कांपने लगी। उसकी आवाज उस वीडियो और उसके कंटेंट से बिल्कुल अलग थी जो उसने पर्सनली अनाया को भेजा था। अनाया की रीढ़ की हड्डी कांप गई। अनाया तो जैसे जम ही गई थी। वह नहीं जानती थी कि वो कितनी देर से यहाँ खड़ी रही। उसका फोन वाइब्रेट हुआ जिसकी आवाज की वजह से वह होश में आई। वर्चस्व का कॉल था। अनाया तुम कहाँ हो? वर्चस्व ने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी लेकिन अनाया फील कर सकती थी कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। अनाया बोली, मैं हमारी यूनिवर्सिटी में हूँ। वर्चस्व कुछ सेकंड बाद बोला, क्या तुम्हें पता है? अनाया ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, आपको कैसे पता? वर्चस्व बोला, अनाया मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो दोनों एक दूसरे के साथ पहेली का खेल खेलना चाहते थे। कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा था। वर्चस्व बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ अनाया।
मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। किसी सेफ जगह पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या फील कर रही है। उसने कहा, ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अनाया यूनिवर्सिटी के गेट के पास चली गई। उसने अपने बैग से मास्क निकाला और पहन लिया। आसपास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट घूम रहे थे। अनाया ने एक नज़र उन पर डाली और दिल ही दिल में आह भरते हुए सोचा, मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, कितने स्टूडेंट होंगे जिनकी 21 की एज में शादी हो गई। कितनी ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी 21 की एज में ही बर्बाद हो गई थी। वर्चस्व की बेंटले सामने से चली आ रही थी। उसने कार में से देखा कि दो लोग अनाया की तरफ आ रहे थे। कार ठीक से रुक भी नहीं पाई थी कि उसने जल्दी से कार के ब्रेक लगाए और कार से बाहर लगभग कूद ही पड़ा। अनाया की नज़र वर्चस्व पर पड़ी, लेकिन इससे पहले ही वर्चस्व ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे सामने से आ रहे दोनों लोग डर गए। वर्चस्व की कोल्ड और डरावनी नज़रें जब उन दोनों पर पड़ी तो वह वापस पीछे हट गए। अनाया बोली, "What's wrong with you?" वर्चस्व ने अनाया को ऊपर से नीचे तक देख ये शो करने के बाद कि वह ठीक है, वर्चस्व ने राहत की सांस ली। वह लोग उससे एड्रेस पूछने आए थे। अनाया ने रिएक्ट करते हुए कहा, आपको क्या लगा वह लोग मुझे जान से मारना चाहते थे? अनाया हंसाना चाहती थी, लेकिन जब उसने वर्चस्व का घबराया हुआ फेस देखा तो वह हंस नहीं पाई। वर्चस्व ने अनाया को गले लगाया और उसकी पीठ को हल्के से सहलाया। अनाया बोली, मैं ठीक हूँ। क्या नताशा सच में मर गई? ये पहली बार नहीं था जब नताशा ने उसे परेशान करने के लिए पब्लिक ओपिनियन का रास्ता अपनाया है, लेकिन इस बार नताशा मर गई थी, इसलिए यह मैटर बहुत सीरियस था। वर्चस्व बोला, हाँ, रॉय फैमिली उसकी बॉडी लेने गई है, बट यू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। अनाया बोली, कैसे? इंटरनेट पर पोस्ट और कमेंट डिलीट कराकर। अनाया जानती थी कि कोई उसके अगेंस्ट रहने वाली पेस्ट और कमेंट को डिलीट कर रहा है। वर्चस्व बोला, मैंने ये सब नहीं कराया। अनाया ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन करा रहा है? वर्चस्व के एक्सप्रेशन डाउन हो गए। वह बोला, हैरी पांचाल। एपिसोड 250। वर्चस्व की एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसने कहा, हैरी पांचाल। अनाया शॉक्ड रह गई। उसने आगे कुछ भी नहीं पूछा। अनाया ने नताशा को मरने के लिए मजबूर किया है। तुरंत ही यह टॉपिक टॉप ट्रेडिंग बन गया। जब अनाया ने दोबारा इस न्यूज़ को स्क्रॉल किया तो नीचे कमेंट्स का ढेर लग चुका था। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। एक नाजायज़ बेटी को किसी परिवार की जायज़ बेटी को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई मेरी फैमिली को अगर इस तरह बर्बाद करेगा तो मैं उस नाजायज़ बेटी की जान ले लूंगी। नताशा सिर्फ 24 साल की थी, वह इतनी जल्दी मर गई है। बहुत बुरा हुआ। अब मैं अनाया के सभी ब्रांड को बायकॉट करूंगी। आरती राठौर का मर्डर राजीव प्रताप सिंह ने किया है, क्या ये सही है? ये सब देखना बंद करो, कहते हुए वर्चस्व में अनाया के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसकी स्क्रीन लाइट ऑफ कर दी। वर्चस्व बोला, मैं ये मैटर सुलझा लूंगा। हालांकि कुछ देर बाद ही वह सारे कमेंट धीरे धीरे डिलीट होने लगे। अनाया ने एक बार फिर से नताशा का ऑडियो देखा, जिसमें वह ईमानदारी से माफ़ी मांगती हुई लग रही थी, लेकिन अनाया ने उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां निकाली जिसकी वजह से पब्लिक को नताशा से सिंपैथी हो रही थी। लोग अनाया को नाजायज़ बेटी के रूप में जान रहे थे और यह मान रही थी कि अनाया ने ही उसे मरने के लिए मजबूर किया है। और वैसे भी अब नताशा मर चुकी थी और वह एक विक्टिम थी, इसलिए सभी के इमोशंस उसके साथ थे। अनाया ने सारे फैक्ट को एनालिसिस किया और वर्चस्व से बोली, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। वर्चस्व के होठों पर हल्की सी स्माइल थी। उसने शांति से अनाया को देखा और पूछा, स्वीटहार्ट, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या?
वर्चस्व बहुत पावरफुल था, पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता था कि अनाया उस पर ट्रस्ट नहीं करती। अनाया ने पलकें इपकाई और वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व ने हेल्पलेस होकर उसके फेस को पिंच किया और पेशेंटली पूछा, फिर मिसेज सिंह इसे कैसे सॉल्व करना चाहती हैं? सबसे पहले अगर लॉजिकली देखा जाए तो नताशा की सजा अभी खत्म नहीं हुई थी, उसे जेल में होना चाहिए था। इस पॉइंट तक बोलते बोलते अनाया ने वर्चस्व को देखा। वर्चस्व ने ऑनेस्टी से कह, ये सब मेरी गलती थी। अनाया आगे बोली, नताशा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और वह सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। सोशल मीडिया यूजर्स बहुत भुलक्कड़ हैं, उन्हें उस वीडियो का यूज़ करके ये याद दिलाना चाहिए कि कुछ समय पहले उसने मुझ पर अटैक किया था। अनाया फिर बोली, रही बात उसे मरने के लिए मजबूर करने की, तो मैं उस वक्त यूरोप में अपने शो में बिजी थी। मेरे पास इस तरह के फालतू कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हालांकि वर्चस्व का प्लान भी अनाया से मिलता जुलता ही था, लेकिन इसकी प्लानिंग और भी ज़्यादा डरावनी थी। वर्चस्व ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। अनाया फिर बोली, जैसा कि नताशा ने कहा है कि राजीव ही वह शख्स है जिसने आरती का मर्डर किया है, लेकिन इस मैटर की रियलिटी को लोगों ने ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया। वर्चस्व से बोला, हाँ, लेकिन बहुत जल्दी इस फैक्ट की भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पिछले कुछ सालों में वर्चस्व के अगेंस्ट जाने के लिए राजीव ने बहुत सारे इनलीगल काम किए थे, लेकिन इस बार वह आसानी से उसकी इन्वेस्टिगेशन से बच नहीं पाएगा। ओल्ड रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली। राजीव बुरी तरह से हताश निराश था। वह आरती के बारे में भूल ही गया था कि उसने किसी का मर्डर भी किया था। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि नताशा इस तरह से मरने से पहले उसकी जिंदगी में बवाल खड़ा कर जाएगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस बेवकूफ़ लड़की को अगर अनाया से लड़ना था तो वह अनाया को जान से मार सकती थी, लेकिन बीच में उसका नाम क्यों लिया? राजीव ने जानबूझकर इस सारे मैटर को अनाया की तरफ टर्न करवा दिया था। राजीव की अगेंस्ट पोस्ट की गई सारी पोस्ट और कमेंट्स को डिलीट कर दिया और स्पैमा का यूज़ करके जानबूझकर अनाया को ट्रोल करवाया। इस वक्त अनंत प्रताप मेडिकल पैरोल पर था। वो अपने हाथों में एक बड़ा सा डंडा लेकर आया और बोला, राजीव हत्यारे, तूने मेरी बेटी को मार डाला, यहाँ से बाहर निकल। अनंत प्रताप का फेस गुस्से से लाल हो रहा था। आरती की मौत हो गई थी, वैभव और रिया को भी एक के बाद एक मार दिया गया था और अनंत प्रताप इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अब उसके अंदर पहले जैसी फुर्ती नहीं थी, वो बहुत बुरा और कमजोर हो गया था। राजीव ने गुस्से में टेबल को लात मारी और उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन अनंत प्रताप ने उसे रोका और बोला, क्या तुमने आरती की जान ली है? राजीव सार्कास्टिक तरीके से स्माइल करते हुए कहा, हाँ। तारांकिन, सारा, गौरव और कियार तीनों अनाया से मिलने के लिए आना चाहते थे, लेकिन अनाया ने उनसे मना कर दिया। वर्चस्व की बेंटले धीरे धीरे न्यू पैलेस में एंटर कर गई। एक लग्जरी ऑफ रोड कार धीरे से रुकी। हैरी उसके पीछे बैठकर सिगरेट के कश लग रहा था। उसने अनाया की कार को अपनी आंखों के सामने से ओझल होते हुए देखा। बबली, जो कि पैसेंजर सीट पर बैठी थी, उसने पूछा, बॉस क्या आप मिस रॉय से कांटेक्ट करना चाहते हैं? हैरी बोला, नहीं, वापस चलो। पास्ट में हमेशा ही इस तरह की सिचुएशन में हैरी अनाया के पास जाकर उसे कम से कम सांत्वना तो देता ही था, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब उसने रिपोर्टर की कार को बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखा तो वह समझ गया था कि नताशा ने जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन वह फिर भी एक कदम पीछे रह गया था और चीज़ें बिगड़ गईं। अगर उसकी दूसरी पर्सनैलिटी वाले हान ने नताशा को प्रोटेक्शन नहीं दिया होता तो नताशा को वर्चस्व के आदमी कभी के ढूंढ लेते और उसे ठिकाने लगा चुके होते। लेकिन हैरी बहुत परेशान था कि यह उसकी ही दूसरी पर्सनैलिटी की वजह से हुआ था।
अगर उसे पहले से पता होता तो नताशा चुपचाप मर चुकी होती और अनाया की लाइफ पर इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हैरी के असिस्टेंट ने कहा, सर, आज टेरेस के नीचे कुछ मीडिया कंपनियों से बात करने पर पता चला कि नताशा की न्यूज़ टेलीकास्ट करने के लिए उन्हें किसी ने पैसे दिए थे और उसके लिए एक फॉरेन बैंक अकाउंट का यूज़ किया गया था। जिस तरह की नताशा की हालत थी, अगर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो उसके पास इतने कम वक्त में इस न्यूज़ को इंटरनेट पर आग की तरह फैलाने की कैपेसिटी नहीं थी। हैरी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, इन्वेस्टिगेशन करो कि उसके पीछे कौन है और नव्या आहूजा की भी इन्वेस्टिगेशन करो और उस पर नज़र रखो। बबली के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसने हैरी से कहा, बॉस, मैंने पहले भी नव्या पर डाउट किया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो आहूजा फैमिली की बेटी है और सब लोगों उसे बहुत पसंद करते हैं और उसका फेस भी मिस रॉय की तरह लगता है, लेकिन वो बहुत शातिर है और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से छुपाना जानती है। कुछ देर बाद बबली फिर बोली, बॉस, एक बात और है जिसका मुझे डाउट है। नव्या ने वर्चस्व प्रताप सिंह के छोटे भाई शौर्य की गर्लफ्रेंड कुमुद के ऊपर पास्ट में अटैक किया था और उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल ये डाउट है और इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। हैरी ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और बोला, जाओ और जाकर ढूंढो। कुमुद कौन थी? अगर यह साबित हो गया कि नव्या ने किसी का मर्डर करने की कोशिश की है तो ये बहुत अच्छा होगा। आरके ग्रुप ऑफ कंपनी का पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्किल्ड था। उसने जल्दी ही अनाया के डायरेक्शन के फॉलो किया और पब्लिक ओपिनियन में सुधार हो गया। ज़्यादातर लोग भूल गए थे कि नताशा को जेल में होना चाहिए था और उसने पहले भी अनाया पर अटैक करने की कोशिश की थी। नताशा का अनाया को पागलों की तरह मारने की चाहत रखने वाला वीडियो एक बार फिर से पब्लिश किया गया। तभी लोगों को याद आया कि नताशा कितनी खतरनाक पागल की तरह थी। जहां तक नताशा के वीडियो की बात थी तो उसके ओरिजिनल होने का किसी ने भी वेरिफिकेशन नहीं किया था। उस रात विशाल रॉय ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया, मुझे अपनी बड़ी बेटी नताशा की मौत का बहुत दुख है, लेकिन इस बात से इस फैक्ट को नहीं बदला जा सकता कि नताशा की मौत का अनाया से कोई लेना देना नहीं है। विशाल रॉय के इस स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया। मोनिका अपनी बेटी के जेल से बाहर आने का वेट कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके सामने हो अपनी बेटी की डेड बॉडी आएगी। वो इतनी ज़्यादा हताश निराश थी कि रोते हुए बेहोश तक हो गई। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि विशाल ने उसकी बेटी की मौत को रिस्पेक्ट नहीं किया और पब्लिकली स्टेटमेंट देकर अनाया का सपोर्ट किया। मोनिका चीखते हुए बोली, विशाल, क्या तुम्हारी अंतरात्मा मर गई है? वह तुम्हारी अपनी बेटी थी। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मोनिका के पागलपन ने विशाल को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया था। वह चीखते हुए बोला, तुम एक रिकॉर्डेड वीडियो के दम पर क्या साबित करना चाहती हो? नताशा की मौत की जगह पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि किसी ने उसका मर्डर किया है। उसने सुसाइड किया है। जो होना था हो गया। तुम क्यों उस वर्चस्व प्रताप सिंह को उकसाना चाहती हो? क्या तुम ये चाहती हो कि वो हमसे बदला लेने के लिए फिर से उठकर खड़ा हो जाए? मोनिका बुरी तरह से हताश हो गई। उसने रोते हुए विशाल को देखा। वह जानती थी कि उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली और उसने एक बेटे को जन्म दिया है, इसलिए ही शायद उसे अब अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं थी। मोनिका चीख चीख कर रोती रही और विशाल दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। मोनिका इस खाली विला में दर्द से अकेली तड़प रही थी। उसकी आंखें पत्थर की तरह हो गई थीं। सडनली उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। मोनिका ने कॉल रिसीव किया, लेकिन सामने वाले ने वॉइस चेंजर का यूज़ किया था। उसने सीधे सीधे पूछ, क्या तुम चाहती हो कि अनाया की रेपुटेशन और जिंदगी बर्बाद हो जाए?
उसकी बात सुनकर मोनिका लगभग पागलों की तरह एक्साइटेड होकर बोली, हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ कि उसे मेरी बेटी के साथ दफनाया जाए। आप कौन बोल रहे हैं? सामने वाले शख्स ने कहा, अनाया विशाल रॉय की बेटी नहीं है। तुम्हारे लिए ये जानना काफी है, तुम जानती हो कि अब तुम्हें क्या करना है। मोनिका कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। फिर सडनली वो खुशी से झूम झूम कर हंसने लगी और उसकी पागलों जैसी हंसी की आवाजें सारे घर में गूंजने लगीं। उसकी हंसी किसी हॉरर मूवी की गायन की तरह खतरनाक लग रही थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। नव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी को बताया था कि अनाया रॉय फैमिली की बेटी नहीं थी। इस खबर के बारे में जितने ज्यादा लोग जानेंगे ये राज उतना ही खतरनाक होता चला जाएगा। नव्या को याद आया कि मरने से पहले नताशा ने उससे क्या कहा था। नताशा ने कहा था, नव्या मैं तुम्हें एक और सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। नव्या समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। नव्या ने मीडिया से कांटेक्ट किया और अपने एक फॉरेनर फ्रेंड की हेल्प से मीडिया को पैसे ट्रांसफर करवाए। हालांकि नव्या ने कभी नहीं सोचा था कि नताशा की मौत इतनी दर्दनाक होगी। अब बस उसे मोनिका से उम्मीदें थीं। बस वो उन्हीं उम्मीदों पर खरी उतर जाए। तारांकिन। अनाया सुबह जल्दी उठ गई और उसने हमेशा की तरह अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर देखा। तभी उसे पता चला कि आधी रात को एक और हंगामा करने वाला वीडियो वायरल हो गया है। मोनिका पब्लिकली हंगामा मचा रही थी, उसने अपनी सोशल इमेज की धज्जियां उड़ा दी थीं। कई रास्ते चलते लोगों ने उसका वीडियो बनाया था और उसका वीडियो पूरे इंटरनेट पर हॉट टॉपिक बन गया था। वह चीख चीख कर कह रही थी कि अनाया रॉय फैमिली की बेटी नहीं है। उसने हमें धोखा दिया। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं और उसकी रगों में किसका खून है। उसने हमारी बेटी को मार डाला। उसके मैंने डीएनए टेस्ट कराया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि नताशा और अनाया के बीच कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। अमीर फैमिली में पहचान को लेकर हमेशा ही लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहा है। मोनिका ने बिल्कुल भी अनाया को टारगेट नहीं किया, वह सिर्फ अपनी बेटी की मौत के लिए जस्टिस मांग रही थी। वो एक पागल और सताई हुई तड़पती माँ की तरह लग रही थी। अनाया अब एक ऐसी लड़की थी जिसके पेरेंट्स का कोई पता नहीं था। अब तक वह रॉय फैमिली के नाजायज बेटी की पहचान के साथ हाई सोसाइटी में रहती थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने अनाया का बुरी तरह से ट्रोल किया। यहाँ तक कि लोग वर्चस्व को भी ट्रोल करने लगे और वह भी सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। किसी ने नव्या का एयरपोर्ट का वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, अनाया पहले से ही बहुत शातिर है। उसने इतने सालों तक रॉय फैमिली को धोखा दिया। मुझे तो शक है कि उसने पहले नताशा की शादी छीनी और फिर सच में नव्या कितनी अच्छी है जिसने अनाया जैसी लड़की को बचाया है। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं चाहती कि कोई सच में अनाया को चाकू मार दे। इंटरनेट पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन सारे कमेंट्स को हटा दिया गया। लोग ये भी कमेंट करने लगे, अनाया तुम सच में बहुत बेशर्म हो। मेरे कमेंट को डिलीट कर दिया गया। दूसरा यूजर बोला, मेरे भी कमेंट को डिलीट कर दिया गया। इंटरनेट पर उन सभी कमेंट्स को हटा दिया गया जो अनाया को टारगेट कर रहे थे। अनाया सब्र के साथ नताशा की फेंके गए जाल का सामना कर रही थी, लेकिन जब मोनिका ने ये चाल चली तो वह बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गई। नाजायज बेटी होने की पहचान एक ऐसी पहचान थी जिस बात से उसने कभी भी इनकार नहीं किया था, लेकिन अब तो उससे ये पहचान भी छीन ली गई थी। अब वह ऐसी लावारिस शख्स बन गई थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। मोनिका का वीडियो पूरी तरह से ओरिजिनल ट्रैफिक पर डिपेंड करता था और उसके वायरल होने को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता था। सारे अपर सर्कल में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई।
अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका दिल अजीब से दर्द की गहराइयों में डूब गया था। कुछ समय पहले नव्या ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अनाया जानती थी कि यह उसकी साजिश थी और वह अपनी साजिश में कामयाब हो गई थी। अनाया। सडनली पीछे से वर्चस्व की आवाज आई और अनाया अपने होश में वापस लौट आई। तारांकिन। क्या मोनिका की वीडियो से वर्चस्व अनाया को बचा पाएगा दुनिया वालों के सामने बदनाम होने से? अनाया कैसे निकलेगी इस इमोशनल अप डाउन से? गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 300 है। जैसे ही 300 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।